अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है पब्लिक रेवेन्यू एंड टैक्स कल्चर और टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू दो तरह के होते हैं, वो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसलिए टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू इसके सब टॉपिक हैं। सबसे पहले हम आते हैं पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू क्या है? हुकूमत अपनी रेवेन्यूज़ और रेवेन्यू मुख्तलिफ रिसोर्स से गेन करती हैं। सबसे बड़े उसके रिसोर्स हैं वो है टैक्स रेवेन्यू सोर्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स। ठीक है, सबसे बड़े नहीं, मेन ही कह लें, मेन दो सोर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? ये हम हुकूमत की आमदनी का ना, गवर्नमेंट की आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। ठीक है, ज़्यादातर हुकूमत की आमदनी इन्हीं टैक्सों की वजह से हासिल होती हैं। टैक्सों के बहुत ज़्यादा तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? कस्टम ड्यूटी ये होता है कि हम कोई भी चीज़ इंटरनेशनल जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो भी टैक्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी टैक्स। ठीक है, अगर हम बाहर से अगर हम बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं कंट्री से, दैन उस पर होते हैं हमारी टैक्स लगता है। हम बाहर कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं सॉरी, वो होती है शुगर, टी, कॉटन, राइस, ऑयल, मेडिसिन वगैरह। ये हमारी है एक्सपोर्ट। ये जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इन पर कोई ना कोई टैक्स लगता है। जब जो टैक्स लगता है वो एडिशनल होता है ना, तो वो क्या हो जाता है? हुकूमत की आमदनी का हिस्सा बन जाता है। ये हमारी है फर्स्ट रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू। कस्टम ड्यूटी यानी कि अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी जो भी उस पर जो भी टैक्स हो लगेगा वो हुकूमत की रेवेन्यू में आ जाएगा। इसके बाद आता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या है? ये जो होता है ना कस्टम ड्यूटी, हम बाहर कोई चीज़ भेजते हैं तो उस पर लगता है। ठीक है, जब बाहर से कुछ मंगवाते हैं उस पर लगता है। लेकिन जो होता है ना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये होता है कि अगर हम अपनी कंट्री में जो भी चीज़ें बन रही होती हैं उन पर कोई ना कोई टैक्स जरूर लगता है। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। लोकल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड अवेलेबल सर्विस पे लगता है, जैसा कि सोप, टी, शुगर, ऑयल, कॉटन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, ईटीसी। ये तमाम क्या हो गए हमारे? अगर सोप पे अगर कोई कंपनी सोप बना रही है तो उस पर वो क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे सोप वाली कंपनी पे। कंपनी का जो ओनर होगा वो क्या करेगा? टैक्स जो भी उन पे लगा है वो उस चीज़ की प्राइस में ऐड कर देगा। देन वो टैक्स किस पे शिफ्ट हो गया? अवाम पे, आम लोगों पे। ठीक है, वो टैक्स पे करेंगे आम लोग। उसके बाद आता है हमारा इनकम एंड कॉरपोरेटिव टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? ये तो नाम से जाएगा। अगर किसी शख्स की आमदनी पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, दो तरह से लगाते हैं। एक उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, एक उसके मालियत के हिसाब से कितनी इसकी क्वांटिटी है, और दूसरा उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। क्वांटिटी मतलब होता है कि वज़न के हिसाब से, और क्वालिटी होता है कि उसकी मालियत किस हिसाब से है। जो होती है ना बहुत वज़नी चीज़ें, लेकिन उसकी जो प्राइस है बहुत कम होती है, इसलिए उसके वज़न के हिसाब से लगाते हैं। और जो कुछ चीज़ें होती हैं उनकी वज़न ही इतना होता लेकिन वो महंगी होती हैं तो उसको उस हिसाब से लगाते हैं। इसके बाद आता है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तब लगता है जब उन्होंने हुकूमत ने एक रखी हुई है कि इतनी आपकी इनकम होगी, इससे ज़्यादा होगी तो आपकी इनकम पर टैक्स लगेगा, वो हमारा इनकम टैक्स होता है। एक शख्स की उन्होंने रखी हुई है, हर कंट्री में इन्होंने एक रखी होती है ख़ास इनकम के इस इनकम से ज़्यादा अगर आपके पास इनकम हुई तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो हमारा आ जाता है इनकम टैक्स में। और ये होता है जो इनकम टैक्स होता है ना, ये हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स की तरह होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स तो आपको पता ही होता है क्या होता है। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा ये टैक्स भी बढ़ा देता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जब हमारी इनकम डिक्रीज़ होती है तो हमारा ये टैक्स भी डिक्रीज़ हो जाता है। उससे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। उसके बाद आता है कॉरपोरेटिव टैक्स। कॉरपोरेटिव टैक्स क्या होता है? ये मुख्तलिफ जो होते हैं ना इंस्टीट्यूशन उस पर लगता है, जैसा कि कोई भी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन बनाए हो उस पर जो भी टैक्स वगैरह लगते हैं उन पर जो होता है
या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी इन्होंने बनाया होता है इंस्टीट्यूशन, उस पर लगता है। ये तुम्हारे हमारे ये तमाम क्या हो जाते हैं, कॉरपोरेटिव टैक्स में आ जाते हैं। उसके बाद आता है सेल टैक्स। सेल टैक्स क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स इन ए कंट्री, ठीक है। क्या है इसका मतलब सेल टैक्स का? सेल ऑफ गुड्स इन ए कंट्री। और ये होता है इट इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड कलेक्ट बाय सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट। सेंट्रल एक्साइज आपने पहले पढ़ा है ना, जो मेन होते हैं कारखाने जो भी बना रहे होते हैं चीज़ें, तो उन पे टैक्स लगता है, वो आगे वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो सेम ये सेल टैक्स में आता है। ये क्या होता है, जो भी कंट्री में गुड्स बन रही होती हैं, उस जो भी सेल आउट हो रही होती हैं, उन पे टैक्स लगता है, ठीक है। एक और जो होता है ओनर होता है, वो क्या कर देता है, इनडायरेक्ट टैक्स बना देता है। किस तरह बना देता है इनडायरेक्ट टैक्स? जो भी टैक्स पे लगाता है वो गुड्स की प्राइस में शामिल कर देता है। देन वो प्राइस किस पे शिफ्ट हो टैक्स किस पे शिफ्ट हो जाता है? आम लोगों पर, आम पर्सन पर, ठीक है। देन ये होता है इसका जो मैनेज करता है, कौन करता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट। इसके बाद आता है जो होता है ना, पाकिस्तान में जो भी कारखाने चीज़ें बना रहे होते हैं, कोई भी चीज़ वगैरह बना रहे होते हैं, शब बना रहे होते हैं, वो उन पे चीज़ों पर कीमत पर लगाते हैं टैक्स, उन कारखानों पर टैक्स लगाते हैं, वो आगे उन चीज़ों में कीमत में ऐड कर देते हैं, तो वो देन वो सार्फिन की कीमतों में हो जाते हैं ऐड, तो सार्फिन को पे करने पड़ते हैं। और ये तमाम जो पाकिस्तान में कोई भी जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, उन सब पे कोई ना कोई टैक्स ऐड होता है, किसी पे कम होता है, किसी पे ज़्यादा होता है, लेकिन टैक्स ज़रूर ऐड होता है। इसके बाद हमारा आता है एग्रीकल्चर टैक्स। एग्रीकल्चर क्या टैक्स क्या है? The major portion of domestic product is provided by the agriculture sector, ठीक है। हमारी जो मेजर प्रोडक्शन होती है ना, वो कहाँ से होती है? एग्रीकल्चर सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है। इसके बाद उन्होंने रखा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो टैक्स लगते हैं ना, उन्होंने एक खास रखा होता है कि लैंड का पोर्शन, कि इतना आपके पास लैंड है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके ज़्यादा अगर आपके पास है तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। और उन्होंने एक खास हिस्सा कितना रखा हुआ है ज़मीन का, वो है 12.5 एकड़ से ज़्यादा मालियत जिसके पास हो, ज़्यादा ज़मीन हो, उस पर ये टैक्स लगता है। उसके बाद जो बागात वगैरह उस पर भी जो टैक्स लगता है। इसके अलावा कौन कौन से टैक्स हैं? सरचार्ज टैक्स। सरचार्ज टैक्स क्या होते हैं? जो भी गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी इन तमाम चीज़ों पर टैक्स लगता है ना, यूटिलिटी बिल जिसे कहते हैं, वो हमारे सरचार्ज टैक्स होते हैं। जो भी बिल वगैरह आपके यहाँ आते हैं, वो जितने आपने यूज़ किए थे उतने नहीं आते, उस पर जो कोई ना कोई टैक्स ऐड होता है। उसके बाद आता है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है? ये स्टैम्प पेपर की तरह होता है, स्टैम्प पेपर होता है, ठीक है। उस पर उन्होंने लिखा होता है कि आप इतने में प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं, इतने में परचेज कर रहे हैं, इसकी सारी कंडीशन वगैरह लिखी होती हैं। और जो आपको स्टैम्प ड्यूटी होता है, यानी कि एक पेपर होता है, वो आपको फ्रीली नहीं मिलता, उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है, और वो भी कॉस्ट पब्लिक रेवेन्यू में शामिल होती है। इसके बाद आता है गिफ्ट टैक्स। अगर आप किसी को भी गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं तो उस पर भी कोई ना कोई टैक्स ऐड होता है, लेकिन हर एक गिफ्ट पे नहीं ऐड होता। उन्होंने एक खास रखी होती है कि इससे ज़्यादा का अगर आप मालियत का टैक्स गिफ्ट वगैरह देंगे तो आपको इतनी उस पर क्या कहते हैं टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये टैक्स भी किसकी तरह का होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स की तरह होता है कि जितनी ज़्यादा मालियत का गिफ्ट हो उतनी ही ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद आता है इनहेरिटेंस टैक्स, यानी कि अगर कोई मर गया है, कोई किसकी वफात हो गई है, तो उसका जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, आगे उनके जो बेटे वगैरह सब में तकसीम होगी। तो जब वो तकसीम होती है तो उस पर भी कोई ना कोई टैक्स लगता है, वो टैक्स भी हमारा पब्लिक रेवेन्यू में आ जाता है। इसके बाद आता है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स क्या होता है कि एक उन्होंने एक बनाई होती है, एक रेशो, एक हद बनाई हुई है। इस हद से ज़्यादा अगर आपके पास मालियत है, इसके पास ज़्यादा आपके पास वेल्थ है, तो आपको कोई ना कोई आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये भी टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स की तरह होता है कि आपकी अगर आपके पास ज़्यादा दौलत है आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, अगर आपके पास कम दौलत है तो आपको कम पे करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं हम नॉन टैक्स रेवेन्यू के टैक्सों के अलावा पब्लिक रेवेन्यू कौन कौन सी, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कौन कौन सी है। सबसे पहले आता है फ़ी। फ़ी क्या होता है? नाम से ज़ाहिर है,
अगर आपने कोई चीज़ लोग ना हुकूमत से जब कोई भी सर्विसेज वगैरह हासिल करते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ हुकूमत को देते हैं। वो हमारी क्या आ जाती है, वो हुकूमत की आ जाती है, फ़ी वगैरह आ जाती है। जैसा कि आयरन और स्टील वर्क, वाटर वर्क, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्क, सॉरी ये नहीं आते, ये प्राइस में आता है, सॉरी। इसमें आ जाते हैं, आपने कोई भी असला वगैरह का लाइसेंस बनाना है तो उसकी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद कोर्ट में आप कोई भी केस वगैरह कर रहे हैं, दर्ज वगैरह, या आप कोई केस लड़ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई फ़ीस पे करनी पड़ती है। उसके बाद टेलीविज़न की लाइसेंस फ़ीस हर मंथ हुकूमत को आप हर मंथ कोई ना कोई फ़ीस आप ऐड करते हैं, आपके बिल में ऐड होती है टेलीविज़न की। उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेजेस या स्कूल होते हैं उसके भी आप कोई ना कोई फ़ी वगैरह देते हैं। उसके बाद जहाँ फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं उसकी पर्ची पे भी आपसे कोई ना कोई फ़ी वगैरह लेते हैं। उसके बाद आते हैं हम प्राइस पे। प्राइस क्या होते हैं, बाज़ औक़ात जो हुकूमत होती है ना, एशियन गुड्स एंड सर्विसेज आपको फ्राहम करती है, लेकिन उसके बदले में क्या करती है, आपसे उसी के बराबर मालियत के आपसे वसूली करती है, ठीक है। वो हमारी प्राइस में आ जाती हैं। जैसा कि आप कोई भी बिजली वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। रेलवे पे आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप टिकट लेके जाते हैं ना, वो उसकी पेमेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बगैर इसके अलावा आप अगर वो क्या कहते हैं फॉरेस्ट की वो लकड़ी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वुड वगैरह यूज़ करनी है तो उसकी भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। इसी तरह टेलीफोन के बिल, बिजली के बिल, टेलीविज़न के बिल सारे आ जाते हैं इसमें। और जो फ़ी और प्राइस में ये डिफरेंस होता है ना, कि जो फ़ी होती है वो आपकी जो भी आप क्वांटिटी पर यूज़ कर रहे हैं उसके कम या ज़्यादा होती है, लेकिन जो प्राइस होती है वो उसकी उतनी ही प्राइस होती है, जितनी की क्वांटिटी आपको उतनी ही पे करनी पड़ती है। इसके बाद आ जाता है स्पेशल चार्ज। हुकूमत क्या करती है, कुछ इलाकों को स्पेशल क्या कहते हैं स्पेशल खदमात देती है, स्पेशल सर्विसेज देती हैं, जिसके बदले में उन पर स्पेशल चार्ज लगते हैं। जैसा कि इन्होंने बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, कोई नया पुल वगैरह बना लें, जैसा कि मोटरवे बनी हुई है तो मोटरवे पे से जो भी गुजरता है उसको कोई ना कोई पेमेंट करनी पड़ती है, टिकट वगैरह लेना पड़ता है, तो वो क्या हो गई, हमारी स्पेशल चार्ज में आ जाती है। इसके बाद ये भी हमारी पब्लिक रेवेन्यू होती है। उसके बाद आती है पब्लिक प्रॉपर्टी, जो भी हुकूमत की प्रॉपर्टी भी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, आप उसको सेल आउट करके या फिर रेंट वगैरह पे दे के आप पब्लिक रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक लैंड, फॉरेस्ट वगैरह ये इसकी एग्जांपल में आ जाती हैं। इसके बाद आता है पब्लिक प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या होता है, हुकूमत क्या करती है, मुख्तलिफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी करती है, जिससे वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में से भी क्या कहते हैं रेवेन्यू अर्न करती है। जैसा कि रेल, डाक हुकूमती कंट्रोल में यूनिटी के हिसाब से वो लेती है। जैसा कि आपको ये इस तरह समझाया जा सकता है कि इसमें एग्जांपल के तौर पे जैसा कि इलेक्ट्रिक, स्टील, पार्क वगैरह जो भी होते हैं वो हमारे होते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फाइन। फाइन क्या होता है, हुकूमत ने कोई ना कोई लॉ वगैरह बनाए होते हैं, अगर कोई पर्सन उस लॉ को ब्रेक करता है तो आपको कोई ना कोई फ़ाइन पे करना पड़ता है, तो वो फ़ाइन भी क्या हो जाता है, वो गवर्नमेंट पब्लिक रेवेन्यू में शामिल हो जाता है। जैसा कि इशारे पे अगर आप कोई भी इशारा तोड़ दें तो कानून की क्या कहते हैं खिलाफवर्जी होगी, आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। इसके बाद आता है लोन। लोन में हुकूमत की आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया होता है, क्योंकि हुकूमत को जब उसकी रेवेन्यू कम लगती है वो कम क्या कहते हैं कंट्री के एक्सटर्नल और इंटरनल ज़रिए से लोन वगैरह लेके अपनी रेवेन्यू और क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर पूरा करती है। उसके बाद आता है हमारा फॉरेन एड्स। फॉरेन एड क्या होता है, तोहफ़े वगैरह, गिफ्ट वगैरह में आ जाते हैं। जब हुकूमत के अखराजात पूरे नहीं होते तो वो क्या कहते हैं, दूसरा मुल्क उनको कोई ना कोई तोहफ़ा वगैरह देते, या फिर कोई मसला वगैरह हो जाए कंट्री में, सलाह वगैरह हो जाए, तो इस पर भी जो होते हैं फॉरेन एड्स मिलते हैं। इसके बाद आता है लोकल रेट।
लोकल रेट क्या है? दिस इज़ द लेवल बाय लोकल बॉडीज़, जैसा कि लोकल टाउन कम्युनिटी, तहसील कम्युनिटी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वगैरह। दे आर कॉमनली लेव ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो भी होता है ना आपके कहते ज़िले का जो भी समय होता है वो आपसे कोई ना कोई इनकम वगैरह लेता है, कोई ना कोई टैक्स वगैरह लेता है, वो हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू में शामिल होती है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।